हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से क्लास 10th का नन हिंदी, जो कि किसलय भाग 3 का चैप्टर 5 हुंडरू का जलप्रपात लेकर आए हैं, जिसका महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके जो रचित है इस कहानी के, वो है कामता प्रसाद सिंह काम। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? जी हाँ, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक जो है वो कामता प्रसाद सिंह काम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू का जलप्रपात जो है वो है झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा पर, स्वर्णरेखा, कोसी, गंडक। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हुंडरू लेखक के अनुसार हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 243 फीट, 250 फीट, 300 फीट। तो लेखक के अनुसार हुंडरू के झरने की ऊंचाई 243 फीट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी मील की दूरी पर है? 20 मील, 27 मील, 30 मील, 35 मील। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है रांची से 27 मील की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? पुरुलिया एक रोड का नाम है जिससे हुंडरू की दूरी कितनी है? तो 10 मील है, 13 मील, 15 मील, 20 मील। तो पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी जो है वो 13 मील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कच्छ के रण में। तो स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हुंडरू के झरने का पानी किस तरह सफ़ेद दिखाई देता है? दूध की तरह, रुई की तरह, चांदी की तरह, उपयुक्त सभी। तो हुंडरू के झरने का पानी जो है वो उपयुक्त सभी तरीके का दिखाई देता है। दूध की तरह का, रुई की तरीका, चांदी की तरीके का। तो उपयुक्त सभी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। स्वर्ण रेखा एक नदी है और हुंडरू एक पहाड़ है, प्रपात झरना है, शहर है, मंदिर है। तो स्वर्ण रेखा जो है एक नदी है और हुंडरू जो है ये एक झरना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक ने हुंडरू के रास्ते की तुलना किससे की है? स्वर्ग से, नरक से, रेगिस्तान से, उजाड़ से। तो लेखक ने हुंडरू के रास्ते की जो तुलना की है वो स्वर्ग से की है, जन्नत से की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, झरने के पास पहुंचने पर कैसी आवाज़ सुनाई देती है? कोयल जैसी, शेर की दहाड़ जैसी, बादलों की गर्जन जैसी, बांसुरी जैसी। तो झरने के पास पहुंचने पर जो है बादलों के गर्जन जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हुंडरू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कविता है। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है साहित्य की यात्रा वृत्तांत विधा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। लेखक ने छोटा नागपुर को क्या कहा? धरती का स्वर्ग कहा, स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा, लोहे की खान कहा, पिछड़ा इलाका कहा। तो लेखक ने छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 है, हुंडरू के झरने का पानी किसके समान चक्कर काटता है? सांप के समान, हिरन के समान, भंवर के समान, बिजली के समान। तो हुंडरू के झरने का पानी जो है वो सांप के समान चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, छोटा नागपुर के निवासी कैसे होते हैं? बहुत चालाक, सीधे साधे और भोले, बहुत अमीर, बहुत झगड़ालू। छोटा नागपुर के निवासी जो है सीधे साधे और भोले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हुंडरू प्रपात की सुंदरता का मुख्य कारण क्या है? बड़ी बड़ी इमारतें, प्राकृतिक छटा और पानी का गिरना, वहाँ के लोग, वहाँ का भोजन। तो हुंडरू प्रपात की सुंदरता का जो मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक छटा और पानी का गिरना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, झरने के नीचे जो बड़ी सभा सी होती है उसे क्या कहते हैं? मेला, इंद्रपुरी, मजलिस, जलसा। तो झरने के नीचे जो बड़ी सभा सी होती है उसे इंद्रपुरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी को टिक करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, स्वर्ण रेखा नदी अपने उद्गम स्थान से कितनी मील दूर आकर झरना बनती है? 20 मील, 50 मील, 80 मील, 100 मील। तो 50 मील दूर आके झरना बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, हुंडरू का प्रपात का दृश्य कैसा है? डरावना है, मनमोहक और अलौकिक है, साधारण है, बदसूरत है। तो हुंडरू का प्रपात का जो दृश्य है वह मनमोहक और अलौकिक है। क्या है? अलौकिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, झरने के पानी से जो वाष्प धुआं उठता है वह क्या बनता है? बादल, इंद्रधनुष का आभास, कोहरा, बारिश। तो झरने के पानी से जो वाष्प धुआं उठता है वह इंद्रधनुष का आभास बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, प्रपात के पास पहुंचने पर हवा कैसी लगती है? गर्म, ठंडी और ताज़ी, धूल भरी, दुर्गंध वाली। तो प्रपात के पास पहुंचने पर हवा जो है ठंडी और ताज़ी लगती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, छोटा नागपुर के जंगलों में क्या पाया जाता है? कोयला और अभ्रक, सोना, हीरे, मोती। तो छोटा नागपुर के जंगलों में जो है कोयल और अभ्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, साध्य की शुद्धता तभी है जब उसका साधन भी शुभ हो। यह विचार किसका है? प्रेमचंद्र का, महात्मा गांधी का, कामता प्रसाद सिंह काम का, विनोबा भावे का। तो ये जो शब्द है, ये विचार जो है ये है महात्मा गांधी का, जो कि लेखक ने इस पाठ में उद्धृत किया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, छोटा नागपुर में क्या बिखरा पड़ा है? कूड़ा, प्राकृतिक सौंदर्य, गरीबी, अशांति। तो छोटा नागपुर में जो है प्राकृतिक सौंदर्य उभरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विभीषिका का अर्थ क्या है? विभीषिका का अर्थ क्या है? सुंदरता, भयंकरता, शांति, खुशी। तो विभीषिका का अर्थ है भयंकरता यानी डर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। लेखक को हुंडरू जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अखबार पढ़कर, उसकी सुंदरता की चर्चा सुनकर, सपने में देखकर, मजबूरी में। तो लेखक को हुंडरू जाने की प्रेरणा जो है उसकी सुंदरता की चर्चा सुनकर मिली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह है, परलोक शब्द का अर्थ क्या है? परलोक शब्द का जो है मतलब क्या होता है? अपना गांव, दूसरा लोक, पाताल, आकाश। तो परलोक शब्द का अर्थ होता है दूसरा लोक, दूसरा जगत, दूसरा दुनिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हुंडरू का पानी कहीं कहीं पत्थर पर कैसे गिरता है? रुई की तरह, पत्थर की तरह, आग की तरह, धीरे धीरे। तो हुंडरू का पानी जो है कहीं कहीं पत्थर पर रुई की तरह गिरता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, इस पाठ में किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन है? मिथिला, आदिवासी छोटा नागपुर क्षेत्र है, भोजपुरी, मगही। तो इस पाठ में जो है आदिवासी छोटा नागपुर क्षेत्र का संस्कृति का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? केवल पढ़ाई करना, प्रकृति का आनंद लेना और पर्यावरण को समझना, घर में रहना, लड़ाई करना। तो इस पाठ को पढ़कर हमें, इस कहानी को पढ़कर हमें सीख मिलती है कि प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और पर्यावरण को समझना चाहिए, घूमना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।